ओके, सभी को नमस्ते बच्चों। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आज मे भी ये लास्ट लास्ट लेक्चर होगा। हम कोशिश करेंगे कि इसे कवर कर ले पूरा। राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में दो मेथड पढ़ा था। राइट। फर्स्ट मेथड था हमारा फर्स्ट मेथड था आउटपुट मेथड। राइट। जिसमें हम लोग ने दो अप्रोच पढ़ा, एक फाइनल गुड्स अप्रोच और एक वैल्यू एडेड अप्रोच। राइट। दो अप्रोच पढ़ा थे हमने। दूसरा हमने पढ़ा था इनकम मेथड, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हम कह सकते हैं उसे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। मैंने बताया भी था, इसे आउटले मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम एक्सपेंडिचर साइड से देखेंगे कि एक सोसाइटी नहीं, इंडिया, जैसे सोसाइटी मतलब इंडिया। तो इंडिया में जितने लोग हैं वो लोग जो भी खर्चा करते हैं एक साल में, वो सारा खर्चा जोड़ लिया जाता है और इसी से नेशनल इनकम क्रिएट किया जाता है। इनकम मेथड में क्या था, हमने सबके इनकम को जोड़ लिया था, वो एक अप्रोच था। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कर रहे हैं, हम सबके खर्चे को जोड़ रहे हैं, एक्सपेंसेस को जोड़ रहे हैं और इनकम, नेशनल इनकम बता रहे हैं। सो इनकम कैन बी स्पेंड आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स। आई होप आपको कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स तो पता ही है। कंज्यूमर यानी जो हम डेली यूज करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, चावल दाल सब्जियां वगैरह वगैरह। कैपिटल गुड्स यानी, कैपिटल गुड्स खासकर वो होती है जैसे मशीनरीज। ठीक है, ये जनरली कैपिटल गुड्स में काउंट होती है। जनरली क्या, हमेशा कैपिटल गुड्स में काउंट होती है कोई मशीन जिससे और कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ये कैपिटल गुड्स होता है। Thus, we can get additional income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure made by all individuals, firms as well as government of a country during a year. कह रहे भाई, समिंग ऑफ ऑल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समिंग ऑफ क्या क्या सम करना है, यानी सब सब जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट भी कोई खर्चा किया वो भी, चाहे बाय इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो या सरकार हो। तो सरकार, कोई सिंगल इंसान या कोई कंपनी, इन तीनों ने जो भी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया है वो सारे खर्चे जोड़ लेंगे और हमारा बन जाएगा नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया है, देख लेते हैं क्या है। नेशनल इनकम बाय कंजप्शन मेथड, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ये हमने पढ़ा था पहले भी। राइट। इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया नीचे नीचे। देखो, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर? दैट इज सी by household or non-durable goods such as food which are used immediately, expenditure on durable goods such as car, computer, television set, washing machine, etc., which are generally used for a longer period of time, and expenses on services like transport services, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। प्राइवेट कंजप्शन कौन कौन सा है? बाय हाउस होल्ड, सोसाइटी, आम जनता, आम लोग जो खर्चा करते हैं वो तीन चीज़ों पे खर्चा करते हैं। एक तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, जैसे कि खाना हम इमीडिएटली यूज़ करते हैं एक दो दिन में। राइट। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, कुछ खर्चे ऐसे भी हम करते हैं आम लोग जो लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि कार खरीदा तो भाई सीधी सी बात है 10-15 साल के लिए खरीदेंगे। कंप्यूटर वगैरह भी कहीं 2-3-4-5 साल के लिए खरीदा जाता है। टेलीविजन सेट भी 5-10 साल के लिए खरीदा जाता है। वॉशिंग मशीन भी। राइट। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं तो जो सर्विसेज पे खर्च होते हैं। सर्विसेज क्या है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज है यार, कम्युनिकेशन सर्विसेज, दुनिया भर के सर्विसेज हैं। मेट्रो सर्विसेज, वो ट्रांसपोर्ट में ही आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देखो क्या दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक भी है और प्राइवेट भी है, जो कि आई से डिनोट किया जाता है। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस ऑन रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेसों के द्वारा, प्राइवेट बिजनेसों के द्वारा, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट बिजनेस के द्वारा किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेसमेंट मतलब नया मशीन लेना है, पुरानी मशीन ये करनी है, रिन्यूअल्स
रिन्यूअल्स यानी बिल्डिंग का रिनोवेशन करवाना है, राइट। न्यू इन्वेस्टमेंट, एक मशीन थी और एक मशीन खरीद रहे हैं या और एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह से। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट यानी जी क्या है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या क्या होता है, गवर्नमेंट का खर्चा देखो ये सब है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, IAS PCS, वो जितने भी लोग काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस वाले हो गए, डिफेंस में मिलिट्री वगैरह के लिए पकड़ लो या पुलिस भी आ गई उसके अंदर, एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल्स वगैरह, हेल्थ सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करने वाले लोग। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो सब, ये सरकार मतलब ये सैलरी जैसा हो गई, गवर्नमेंट सैलरी जो गवर्नमेंट लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो है उनके लिए ये। दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा कैसे खर्च करती है, दूसरा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर refers to expenditure incurred by the government on creating infrastructure facilities। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आप कह सकते हो आधार तैयार करती है, अर्थव्यवस्था की नींव रखी जाती है या बहुत बेस तैयार किया जाता है। कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड तैयार करती है, रेलवे बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स बनाती है, कैनल्स बनाती है विच आर यूज बाय द बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज इन इनकम। यस, ये सब क्यों बनाया जाता है, गवर्नमेंट सड़कें क्यों बना रही है, रेलवे क्यों एक्सपांड कर रही है, हवाई अड्डे क्यों बना रही है, ये सब क्यों किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाया जा रहा है, बिजली क्यों पहुंचाई जा रही है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया ताकि हम इकोनॉमी में और आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें होंगी तभी तो बिजनेस, कई सारे बिजनेस उस जगह पे आएंगे। अब जहाँ पे रोड ही नहीं है, खेती खेत है और लाइट नहीं है, ठीक ना, कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, तो वहाँ पे कोई बिजनेसमैन क्यों जाएगा। लेकिन वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर सारे रेडी हो गए तो बिजनेसमैन कुछ बहुत सारे बिजनेस वहाँ पे जाके ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, ये तो हमने पढ़ा ही था। इट रिफर्स टू, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, x माइनस एम, राइट। तो इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ड्यूरिंग अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेट रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसको जरा समझेंगे अच्छे से। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर incurred by foreigners on domestic goods and services। कह रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, बाहर के लोग इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उस पर जो खर्चा करते हैं वो हो गया रिसिप्ट। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ इंडिया के लोग जो फॉरेन के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करते हैं वो यानी पेमेंट। तो इंडिया से पैसा इस तरह जाता है, यहाँ के लोग बाहर की चीज़ों पे खर्चा करते हैं और बाहर के कई लोग इंडिया की चीज़ों पे खर्चा करते हैं। तो जब इंडिया की चीज़ों पे खर्चा करते हैं तो पैसे इंडिया में आते हैं, जब इंडिया के लोग बाहर खर्चा करते हैं तो पैसे जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे। यहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं, यानी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो एक्सपेंडिचर की नज़र से कहा जा रहा है, पहले हमने इनकम की नज़र से पढ़ा था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की नज़र से पढ़ रहे हैं कि भाई बीच के इंटरमीडिएट गुड्स के जो भी खर्चे हैं हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, जैसे कॉटन के नहीं लेंगे, धागे के नहीं लेंगे, सीधा सिर्फ शर्ट का खर्चा लेंगे, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को हम नहीं लेंगे, हमने ये भी पढ़ा था। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि लाइक मैंने पैसे कमाए 2 लाख रुपए और मैंने अपने मॉम डैड को भेज दिया, मम्मी पापा को। मम्मी पापा के लिए इनकम है लेकिन मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस है। पहले हमने इनकम साइड से पढ़ा था, अब मैं एक्सपेंस साइड से बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेंस साइड से भी ये काउंट नहीं होगा क्योंकि मेरे साइड से भी ऑलरेडी वो पैसा नेशनल इनकम में जुड़ चुका है, ठीक ना। Expenditure on repurchase of financial assets such as shares, bonds, debentures should not be included, such as transaction do not add to the flow of goods and services। कह रहा भाई शेयर्स और बॉन्ड्स के भी जो एक्सचेंज है, रीपरचेज और दोबारा खरीदे जाते हैं उनको नहीं ऐड करेंगे, हमने ये भी पढ़ा था, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड, गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स वो माइनस कर देंगे।
एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। जो लास्ट गुड जो बन के रेडी है उसका ही पैसा इसमें इंक्लूड करना है। सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड, मैंने सब्सिडी के बारे में बताया था, गवर्नमेंट जो छूट देती है वो इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। सो ऑल्सो आउट ऑफ दीज मेथड्स, यानी जो हमने 3 मेथड पढ़ा, आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। कह रहे भाई आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों में से आउटपुट मेथड और इनकम मेथड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। द इनकम मेथड इज पॉपुलर। कह रहे भाई यूएसए और इनकम में यूएसए और यूके ने यूनाइटेड किंगडम, यूएसए नहीं अमेरिका, इनमें इनकम मेथड पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड इज रियरली यूज्ड बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। कह रहे भाई एक्सपेंडिचर मेथड शायद ही कोई इस्तेमाल करता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। इन इंडिया CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो इंडिया में दोनों ही इस्तेमाल होता है, आउटपुट मेथड भी इस्तेमाल होता है और इनकम मेथड भी इस्तेमाल होता है। जो हमने पढ़ा था आउटपुट मेथड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, हमने एग्रीकल्चर देखा था, माइनिंग देखा था, मैन्युफैक्चरिंग देखा था, राइट। और इनकम मेथड कहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देखा था, रेलवे में देखा था, राइट। चलो आगे है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो कुछ डिफिकल्टीज हैं जिन्हें थियोरेटिकली हमें पढ़ना, मतलब यहाँ पे समझना है। देयर आर वेरियस डिफिकल्टीज। तो ए और बी टाइप दिया हुआ है। ए दिया है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, यानी जिसका डेटा नहीं है हमारे पास, थियोरेटिकल हमें लगता है, ऐसा अंदाजा है हमारा। और दूसरा है प्रैक्टिकल, जिसका हमारे पास डेटा भी है। ट्रांसफर पेमेंट्स, थियोरेटिकल क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। इंडिविजुअल गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। कह रहे हैं जो पैसा मैंने बताया ना यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि पेंशन कौन देते हैं, गवर्नमेंट देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से भी गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट के अकाउंट से किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में आता है। कह रहा है ये जो है ये नेशनल इनकम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कंफ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है। कैसे? ऑन वन हैंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, ऐसे देखा जाए तो इस इंसान के लिए इनकम है जिसे गवर्नमेंट ये पैसे दे रही है। ऑन अदर हैंड दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। Hence, these transfer payment are not included in national income. इसीलिए इस कंफ्यूजन की वजह से ये पैसे नेशनल इनकम में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। इलीगल इनकम, यस, इलीगल इनकम लाइक गैम्बलिंग, फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। किडनैपिंग वगैरह हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ठीक है, काला पैसा है, क्या बोल सकते हैं उसको, हवाले का पैसा, चोरी हो गया, स्मगलिंग हो गया, राइट। तो इन सबसे जो कमाए जाते पैसे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, नहीं होंगे ना, क्योंकि छुपाए जाते हैं ना, कैसे होंगे, राइट। अनपेड सर्विसेज, कुछ अनपेड सर्विसेज हैं, कैसे? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड सर्विसेज पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज विच आर नॉट अकाउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ अ नेशनल इनकम। कह रहा है कि सारे पेड सर्विसेज ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेशनल इनकम में जोड़े जाते हैं, अनपेड सर्विसेज नहीं जोड़े जाते हैं, जैसे कि सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसलिए तो ये थियोरेटिकल है। आप कहोगे कि सर इन सबका पैसा होता कहाँ है, घर में मम्मी ने काम किया तो उसका पैसा कहाँ बनता ही नहीं, पैसा तो कहाँ जोड़ेंगे। सही बात है, वही डिफिकल्टी भी है। हम लव में है, मोह में है, राइट, दया भाव से बहुत बार काम करते हैं, किसी को रास्ता पार करवा दिया तो हमने एक्चुअली काम किया, किसी को ये दे दी, हमने लिफ्ट दे दी तो हमने एक्चुअली काम किया, कुछ चैरिटी में पैसे दे दिए तो एक्चुअली में हमने काम किया। लेकिन इन सब का पैसा कैलकुलेट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक ना। और यही डिफिकल्टी भी है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी हमने पढ़ा था पॉइंट। द प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय फार्मर्स एंड अदर एलिड प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंटर द मार्केट, हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर नेशनल इनकम। कह रहे हैं कि ये भी एक डिफिकल्टी है कि जो सामान, जो प्रोडक्ट खुद की कंजप्शन के लिए प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स रख लेते हैं तो मार्केट में एंटर ही नहीं होता है। मार्केट में एंटर ही नहीं होता है तो उसका पैसा नज़र ही नहीं आता है, मतलब वो प्रोडक्ट ही नज़र नहीं आता है तो फिर पैसा कहाँ से नज़र आएगा।
फार्मर ने खेती की, कुछ बेच दिया और कुछ खुद कंज्यूम कर दिया। तो कहाँ सरकार को पता चलने वाला है कि फार्मर ने कितना उगाया था कितना नहीं? ठीक ना। अच्छा, इनकम ऑफ फॉरेन फंड्स अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक बहुत बड़ी संस्था है वर्ल्ड लेवल पर जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना। तो वैसे ये भी है। तो इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री वेयर द फर्म एक्चुअली अंडरटेक्स द प्रोडक्शन वर्क। तो आईएमएफ के नियमों के हिसाब से क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है, वो कंपनी का जो इनकम है वो किसके में जोड़ा जाएगा? उस कंट्री के इनकम में जोड़ा जाएगा जहाँ पे उसका प्रोडक्शन वर्क चलता है। चलो एग्जांपल में एप्पल कंपनी, एप्पल फ़ोन देखा ना, एप्पल फ़ोन लैपटॉप मिलता है, एप्पल आईफोन, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, ठीक है, मान लेते हैं बेंगलोर में, बहुत बड़ा यूनिट है। तो बेंगलोर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी वहाँ पे आईफोन बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, तो कंपनी जो भी इनकम अर्न कर रही है, कह रहे हैं कि वो कंपनी का इनकम कहाँ जुड़ना चाहिए? इंडिया में ही जुड़ना चाहिए। यानी जैसे अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है और वो काम करती है अमेरिका में, काम करती है मतलब वहाँ पे जाके प्रोडक्ट बनाती है, तो इंडिया की कंपनी भले ही है लेकिन वहाँ प्रोडक्ट बनाती है तो उसका इनकम कहाँ जुड़ेगा? अमेरिका में जुड़ेगा। वैसे ही अगर कोई बाहर देश की कंपनी है और हमारे इंडिया में आके वो बिजनेस कर रही है, मतलब ये कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तो उसका इनकम कहाँ जुड़ेगा? इंडिया में। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक्चुअली में तो कंपनी फॉरेन की है, यानी इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? फॉरेन में। पैसा कहाँ जाएगा? फॉरेन में। लेकिन जो इनकम है जोड़ते वक्त इंडिया के नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब ये है कि पड़ोसी हमारे घर में आके काम करता है, ठीक ना, हमारे घर में आके काम करता है और 10,000 रुपये कमाता है, उसका 1,000 हमको देता है वो टैक्स के रूप में। इंडिया में भाई प्रोडक्शन कर रहे हो तो इंडिया को टैक्स तो दोगे, ठीक ना, और बाकी 9,000 वो अपने घर में ले जाता है। लेकिन जब नेशनल इनकम जोड़ा जा रहा है, यानी मेरे घर की जब इनकम जोड़ी जा रही है, तो आईएमएफ के नियम के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भाई पूरा 10,000 आप में जोड़ा जाएगा। यानी मेरे घर की इनकम 10,000 ज़्यादा नजर आएगी, जबकि एक्चुअली में 10,000 नहीं 1,000 इनकम हुई है, 9,000 तो वो लेके चला गया। तो ये प्रॉब्लम है, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। है तो है, क्या कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सेवाएं देती हैं उसका वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, ये कह रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, education, health services, etc. The calculation of these services at market prices is difficult as the real value of these services is not known. Therefore, it is difficult to calculate national income. कह रहे हैं भाई कि जो ये सरकार सेवाएं प्रदान करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि शांति व्यवस्था, कानून का पालन, डिफेंस, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, कह रहे हैं ये इनका एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए किसी को नहीं पता। अरे जैसे मिलिट्री वाले हैं, राइट, वो देश की रक्षा कर रहे हैं यार, वो नहीं होंगे तो क्या होगा पता है? न्यूक्लियर बम फेंक देगा कोई इंडिया पे, फिर बताओ क्या होगा? कोई नहीं बचेगा। तो कितनी बड़ी बात है, और उतनी बड़ी बात के लिए उनके सरकार कितना खर्चा करती है? मुश्किल से 30,000 40,000 इतना ही तनख्वाह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी जो सर्विस है उसकी वैल्यू नहीं पता की जा सकती। हम भले ही पैसा दे रहे हैं, एक वैल्यू क्रिएट की हमने, लेकिन वो उनकी जो सर्विस है वो प्राइसलेस है, कहने का मतलब ये है। तो ये डिफिकल्टी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। चेंजिंग प्राइस लेवल्स, यस, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। कह रहे भाई प्राइस लेवल बढ़ने और कम होने की वजह से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, यानी कि महंगाई बढ़ी, प्राइस बढ़ गया, द नेशनल इनकम में शो एन इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन में हैव बीन डिक्रीज। कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की वजह से भी नेशनल इनकम ज़्यादा नजर आ सकता है, जबकि प्रोडक्शन अभी भी उतना ही है या फिर कम हो चुका है।
चलो उतना ही पकड़ लेते कि भाई पिछले साल भी 10 प्रोडक्ट बनाए गए थे और इस साल भी 10 प्रोडक्ट बनाए गए हैं। पिछले साल 10 प्रोडक्ट बनाया था तो 100 रुपये इनकम हुआ था देश का। इस साल 10 प्रोडक्ट बनाया तो इनकम ज़्यादा नज़र आ रहा है, 150 रुपये नज़र आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो उतना ही बनाया, प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा। ये 150 क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम है कहने का मतलब। ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स द नेशनल इनकम में शो डिक्रीज इवन। तो ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि पहले 100 रुपया, चलो दूसरा बनाता हूँ, 10 प्रोडक्ट बनाया था तो 100 रुपया वैल्यू थी, नेशनल इनकम हुई थी। अभी भी 10 ही प्रोडक्ट बनाए हैं, सॉरी अभी 9 प्रोडक्ट बनाए हैं और लेकिन अभी भी 10 रुपये है। तो कहने का मतलब ये कि दिक्कत है। पहले वाले में क्या था, प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्शन उतना ही है। दूसरे वाले में क्या है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, प्रोडक्शन उतना ही है। यानी इससे एक्चुअल नेशनल इनकम हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली नेशनल इनकम है कितना, ठीक ना, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है या फिर कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वैल्यू प्राइस की वजह से बढ़ रही, कम हो रही है। अगला है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिकल डिफिकल्टीज। सो इन प्रैक्टिकल a number of difficulties arises in the collection of statistical data required for estimation of national income. Some of the practical difficulties are also, क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है? सबसे पहले है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हमने कई बार पढ़ा है कि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम है। कैसे? द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज डबल काउंटिंग। इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर डिस्टिंग्विश प्रॉपरली between a final and the intermediate products. Example, flour used by a bakery is an intermediate product and that by a household is final product. तो प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो कह रहा है फ्लोर, आटा, पकड़ लेते हैं आटा। ये जो आटा है इसी में से बेकरी वाला ले गया और इसी में से कंज्यूमर ले गया खुद के खाने के लिए। जब कंज्यूमर ले जा रहा है तो यही फाइनल गुड्स नज़र आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट यही नज़र आ रहा है। लेकिन जब बेकरी वाला ले जा रहा है तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है, क्योंकि बेकरी वाला इसका इस्तेमाल करके अभी और कुछ बनाने वाला है, ब्रेड, तो फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ कंज्यूमर के एंगल पे फाइनल प्रोडक्ट क्या था? ये आटा ही था। तो कह रहे हैं भाई डबल काउंटिंग को कैसे समझें, क्योंकि कुछ लोग उसी में से आटे को ही फाइनल गुड्स यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग आटे का इस्तेमाल करके ब्रेड भी बना रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि फाइनल प्रोडक्ट यहीं माना जाए कि यहाँ माना जाए, ठीक ना, ऐसा। Existence of non-monetized sector in India separately, especially in rural area, there exists the non-monetized sector. Non-monetized का मतलब है जहाँ पे पैसे में लेन देन नहीं हो रहा है सामानों का, सामान जो भी गुड्स सर्विसेज जो भी दी जा रही है वो पैसे में लेन देन नहीं हो रहा है। और खासकर कहाँ होता है? रूरल एरिया में। क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चर इज स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ subsistence farming. A major part of production is partly exchanged for other goods and services. कह रहे हैं आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग, किसान जो हैं, वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो उनके खेत में जो उन्होंने उगाया है, प्रोडक्शन किया है, वो किसी और को देते हैं और किसी और से अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेते हैं। यानी पैसे में लेन देन करते नहीं है। और जब पैसे में लेन देन नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है वो नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट होगा, काउंट ही नहीं हो पाएगा। यही प्रॉब्लम है। यानी मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज सेक्टर हमारे इंडिया में, नॉन मोनेटाइज सेक्टर है अभी भी। कहने का मतलब इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डाटा। सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास डेटा प्रॉपर नहीं होता। इनएडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डाटा relating to crops, fishing, animal husbandry, forestry, construction workers, small enterprises are not available in developing countries. Besides these data on unearned income, consumption, investment, expenditure in rural and urban population are also not available. कह रहे हैं कि भाई कुल मिला के हमारे पास डेटा कभी कभी प्रॉपर नहीं आ पाता कि कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग नहीं कमा रहे हैं, रूरल सेक्टर में कितने हैं। डेटा कलेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है। प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा। जब तक प्रॉपर डेटा नहीं कलेक्ट होगा तब तक एक्चुअल नेशनल इनकम नहीं निकल पाएगा, राइट।
नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वेयर एंड टियर ऑफ असेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यस, हमने ये पढ़ा था कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी सामान किसी भी एसेट्स की वैल्यू का गिरना, यूज करने से या समय से भी वैल्यू गिरती है ऑटोमेटिक। So there are no uniform in common or accepted standard rate of depreciation applicable to the various assets, capital assets. Thus, it is difficult to make correct deductions for depreciation. तो depreciation में कॉमर्स के बच्चों को पता होगा, depreciation में हम कुछ वैल्यू माइनस करते हैं। तो कह रहा है कि भाई depreciation में कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कि किस असेट्स में कितना माइनस करें। अब ये पेन टैब है, एक तो एक साल बाद इसमें से मैं कितना वैल्यू माइनस करूँ। अभी ये 10,000 का है तो नेक्स्ट ईयर कितना का होगा ये तो कोई नहीं बता सकता ना। मतलब कोई इसका स्टैंडर्ड है कि 5% कम होगा कि 10% कम होगा। जैसे लैपटॉप या मोबाइल है, कितनी वैल्यू कम होगी एक साल बाद, कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है। तो डिफिकल्टी है, और नेशनल इनकम में हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ता है। तो कितना माइनस करें ये हमें पता नहीं एक्चुअली, तो इसलिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में दिक्कत है। कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन और लॉसेस मतलब जैसे आप शेयर मार्केट पकड़ सकते हो, जैसे शेयर्स की वैल्यू है, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, मशीनरीज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस विच ऑक्योर ऑन द प्रॉपर्टी ओनर। लैंड है, राइट, लैंड भी ले सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू देयर कैपिटल असेट्स और चेंज इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कह रहे हैं भाई अगर मान लो कोई ज़मींदार है तो उसकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ती भी है फिर कम भी होती है, तो ये कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह की वैल्यू अपनी अपनी अलग अलग होती है। कहीं पे दाम बढ़ते हैं ज़मीनों के और कहीं पे दाम कम हो जाते हैं। तो कौन सा दाम पकड़ा जाए नेशनल इनकम में ये बिल्कुल भी नहीं ये हो पाता, तो इसलिए इसको नहीं लिया जाता। कहने का मतलब है illiteracy and ignorance. Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account on their production, so they cannot give information about the quantity or the value of their output. यस, बहुत सारे आज भी बिजनेसमैन है जो अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन खासकर जो पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। सामान आ रहा है जा रहा है, सामान आ रहा है जा रहा है। आपके अगल बगल भी देख लो जो दुकानें हैं वो भी इसी में आ गए। जो आपके अगल बगल दुकानें होती है छोटी मोटी, वो कहाँ अकाउंट मेंटेन करते हैं। 2 रुपये की बिस्किट, 1 रुपये का टॉफ़ी, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, मतलब कहाँ, बस देखते हैं सामान कौन सा कम है मंगा लेते हैं, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता। तो ये जो इनकम है ये सरकार तक पहुँचती नहीं है। कहने का मतलब है तो वो नेशनल इनकम जुड़ती नहीं है। डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। कह रहे हैं कुछ जगहों पर वर्किंग पॉपुलेशन क्लियर ही नहीं है कि वो काम कौन सा करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस फार्मर्स इंडिया आर नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर। कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो साल भर खेती नहीं करते हैं। ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन द अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। ऑफ सीजन जैसे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ गर्मी का सीजन, ठीक ना, तो गर्मी के सीजनों में वो बिल्कुल फ्री होते हैं। उनको खेती करने के लिए मतलब कोई ये नहीं होता, 3-4 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो फ्री होते हैं। तो वो 2-3 महीने फिर कुछ और काम करते हैं। कुछ लोग लेबर का काम करते हैं या उनके जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेता है, कोई शादी वगैरह में मंडप वगैरह के लिए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम लोग करते हैं। गांव वगैरह में आप देखे होंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि वर्किंग पॉपुलेशन ही डिफाइन नहीं है कि हाँ ये यही काम करता है तो यही काम करते हैं। नहीं, बहुत लोग बहुत सारे मिक्स काम करते हैं। तो वहाँ पे भी डिफिकल्टी होती है कि उनकी इनकम कहाँ से कितनी हो रही है पता नहीं चल पाता, तो इसलिए नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जा पाता। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंट्रीज। ठीक, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो, सेमी फिनिश्ड राइट, और या फिर फिनिश्ड गुड्स के रूप में हो जो प्रोड्यूसर के पास पड़ा होता है। एनी मिस्टेक इन द मेजरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अगर गलती से इन्वेंट्री यानी स्टॉक का वैल्यू कुछ गलत कर दिया गया, विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर केयरफुल असेसमेंट। तो अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मिस्टेक की गई तो आगे के सारे प्रोसेस में गलतियां होंगी, यानी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि केयरफुली जो इन्वेंट्री उनका वैल्यू जो है लिया जाए, प्रॉपर लिया जाए।
ठीक है। सो हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। 6 पॉइंट है, इसे भी खत्म कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस यानी क्यों महत्वपूर्ण है नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यस, नेशनल इनकम का डेटा, नेशनल इनकम का डेटा, नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? इट रिप्रेजेंट्स it presents times the national income data are regarded as account of the economy which are also known as social accounts। तो नेशनल इनकम क्या है? एक डेटा की तरह काम करता है, सोशल अकाउंट की तरह काम करता है, जिससे हम ये देख पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि देश में चल क्या रहा है। ठीक, अपने घर को देश समझो। घर में हम इनकम का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो देखो बहुत बार पता नहीं चलता पैसा आया कहाँ गया कहाँ। अक्सर आप घर में सुनते रहोगे, इतने पैसे कमाते हो पता नहीं कहाँ चला जाता है। पता ना, ऐसा घर में होता है, मम्मी होती, पापा बोलते हैं, या बड़े भाई बहन जो कमा रहे तो वो भी कहेंगे। इट टेल्स अस हाउ द एग्रीगेट्स ऑफ अ नेशनल इनकम output product result from the income of different individual, production of industries and transaction of international trade। तो नेशनल इनकम से हमें क्या पता चलता है? अगर जैसे मान लो घर की इनकम को हम लोग इकट्ठा करें, सबका हिसाब किताब लिखें, तो हमें पता चलेगा मम्मी कितना कमा रही है, पापा कितना कमा रहे हैं, बहन कितना कमा रही है, भाई कितना कमा रहे हैं, या और भी कोई है तो, या उसके अलावा कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा, हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। जहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ कम खर्चा करने की कोशिश करेंगे, फिजूल चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वहाँ कम करेंगे, अच्छी चीज़ों पे खर्चा बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी सेम है। तो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें आउटपुट पता चलता है, प्रोडक्ट रिजल्ट पता चलता है, राइट, कि इंडिविजुअल से कितना आया, इंडस्ट्रीज और फर्म से कितना आया, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड से कितना आया। ये सब, ये अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, नेशनल डाटा इकट्ठा करते हैं इनकम का, तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं जो बहुत ज़रूरी है कि इनकम एक्चुअली हो कहाँ से रही है, राइट। नेशनल पॉलिसीज, नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्सेट्रा। यस, देखो पॉलिसी का मतलब तो नीतियाँ बनाना, जो नीतियाँ बनती हैं। नीति यानी कोई योजना आ गई, रोजगार योजना आ गई, एजुकेशन योजना आ गई, अभी आई ना बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में। तो ये सब कैसे बनती है? डेटा की वजह से ही बनती है। तो नेशनल इनकम के भी डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल को की पॉलिसी बना सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री कुछ पॉलिसी बनाते हैं, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाते हैं। अब जैसे बीच में आया था ना एग्रीकल्चरल बिल, 3 बिल आया था 2020 में आई थिंक। तो ऐसे ही बनाई जाती है पॉलिसीज। These figures enable us to know the direction in which the industrial output, investment and saving, etc. change. National income also helps to generate economic models like growth models, investment models, etc. Thus, proper measures can be adopted to bring the economy to the right path. तो नेशनल इनकम के डेटा को इस्तेमाल करके हम कई सारी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं, कई सारे ग्रोथ वाले मॉडल बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले मॉडल बनाते हैं, और इन सब मॉडलों और पॉलिसीज को बनाकर हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पे ला सकते हैं। कहने का मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डाटा pertaining to national income is very essential. These include data related to a country's gross income, output, saving, investment, consumption, which can be obtained from different sources. प्लानिंग कर सकते हैं, सीधी सीधी बात, अर्थव्यवस्था में प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कहाँ कितना खर्चा किया जाए, जैसे बजट। इकोनॉमिक प्लानिंग को हम बजट के नाम से देख सकते हैं। हर साल फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्टिंग में, राइट, बजट पेश होता है हमारे इंडिया में, राष्ट्रीय बजट पेश होता है, और यहाँ तक स्टेट बजट भी वहाँ पे पेश होता है। इसमें क्या होता है कि कहाँ कितना खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट कितना करेंगे, कंज्यूम पे कितना खर्चा करेंगे, इनकम लेवल क्या होगा, सेविंग कितनी करनी चाहिए, सब पे वहाँ पे प्लानिंग की जाती है। तो कैसे प्लानिंग होती है? इनकम के ही बेस पे, नेशनल इनकम के। इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल इनकम डाटा आर ऑल्सो यूज बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स। यस, रिसर्च स्कॉलर्स यानी PhD करने वाले, एमफिल करने वाले, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो भी इस नेशनल इनकम के डेटा को इस्तेमाल करते हैं।
They make use of various data of countries' input, output, income, saving, consumption, investment, employment, etc., which are obtained from social account. और वो इंडिया के ही नहीं, दुनिया भर के कंट्रीज का डेटा लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके वो भी कुछ सुझाव देते हैं, किसका ज़्यादा इनकम ज़्यादा है, कौन कहाँ जितना खर्चा कर रहे हैं, सेविंग कितनी हो रही है, कंजप्शन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, वो सब रेशो निकालते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। लास्ट में है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन का स्तर, रहन सहन का स्तर, ठीक है। नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स अस टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज एंड द पीपल ऑफ लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स। यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये भी हमें पता चलता है नेशनल इनकम से, यानी इंडिया में एक इंसान कितना कमा रहा है। तो एक इंसान कितना कमा रहा है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई फिर वो रह कैसे रहा होगा, कि रहन सहन का स्तर क्या होगा, और उसी का कंपैरिजन हम दूसरी कंट्री से भी करते हैं, राइट ना, जापान से करते हैं, यूएसए से करते हैं, चाइना से करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है वहाँ की। जैसे दुबई में कहा जाता है कि लगभग लगभग हर किसी के पास कार होती है, अमेरिका में भी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ गरीब लोग नहीं है और या बेगर या भिखारी लोग नहीं हैं, लेकिन इंडिया कंपेरिजन में कैसे हैं, ऐसा कंपेयर किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेशनल इनकम स्टैटिक्स enables us to know about the distribution of income in a country from the data related to wages, rent, interest, profits. तो नेशनल इनकम डेटा क्या करता है, हमें ये समझाता है या ये बताता है कि इंडिया में, भारत में या किसी भी देश में जो नेशनल इनकम का डेटा होता है, ये बताता है कि जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी जो ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉफिट में हो रहा है, इंटरेस्ट में हो रहा है, वेजेस में हो रहा है या रेंट में हो रहा है, हमें पता चलता है रेशियो। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटी इन द इनकम ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। डिस्पैरिटी यानी हम कह सकते हैं डिफरेंसेस, कि कहाँ डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट में ज़्यादा पैसे हो रहे हैं, रेंट में कम हो रहे हैं, वेजेस में कम हो रहे हैं, किस में कम ज़्यादा हो रहे हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं किस सोसाइटी को पैसे कम जा रहे हैं, किस सेक्टर को, ठीक ना। सो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम, क्या है अगला चैप्टर, पब्लिक फाइनेंस इंडिया, ठीक है। तो कल इसे चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।